नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है हम देखते हैं कि जब भी कोई दो बॉडीज आपस में इम्पिंज करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं कि 1/2 mv स्केयर उसका फार्मूला भी होता है। लेकिन यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती वैसे कैसे है कि सपोज़ करें एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को स्ट्राइक करता है तो फ़र्ज़ करें एक बॉडी रुका हुआ है और दूसरा बॉडी आकर उसको स्ट्राइक करता है, तो जो बॉडी मूव करके आता है उसको स्ट्राइक कर रहा है तो लिहाजा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब शिफ्ट कर रहा है वो रुके हुए बॉडी को तो डेफिनेटली उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। ठीक है, तो या ये ऐसे भी हो सकता है और ये या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बॉडीज़ जो हैं वो चलते हुए आएँ और आपस में डायरेक्टली इम्पैक्ट करें। तो हो सकता है उनकी स्पीड जो है वो बिफोर इम्पैक्ट कुछ और हो और आफ्टर इम्पैक्ट उनकी स्पीड कुछ और हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ डेफिनेटली अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द बॉडीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम पढ़ने लगे हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब बॉडीज़ दो आपस में डायरेक्टली इम्पिंज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, टू स्फीयर्स ऑफ गिवन मैसेज with given velocities impinge directly show that there is always loss of kinetic energy unless the elasticity is perfect। perfect elasticity इलास्टिक कोलिजन जो होता है, perfect elastic collision, उसमें loss of kinetic energy नहीं होता, तो लिहाजा इस केस में फिर ये नहीं होगा। तो लेकिन अदरवाइज़ हर केस में देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा M1 M2 जो हैं वो मैसेज होंगे बॉडीज़ के जो थ्रू आउट द सिस्टम वो चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा फिर U1 और U2 जो हैं दोनों मैसेज की वेलोसिटीज़ होंगी बिफोर इम्पैक्ट और V1 और V2 जो होंगी ये वेलोसिटीज़ होंगी आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, देयर E इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन या न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ हमने पढ़ा हुआ है जिसमें E जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो देन आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी की क्योंकि बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट हमने निकाला हुआ है क्योंकि वी हैव टू बॉडीज़, इसलिए हम दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। 1/2 m1u1 स्केयर और 1/2 m2u2 स्केयर दोनों को ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोथ बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐड अप हो करके हमारे पास ये आ जाएगी 1/2 × m1u1 स्केयर प्लस m2u2 स्केयर। इसी तरह दूसरे जो बॉडीज़ आफ्टर इम्पैक्ट हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो u1 की जगह जस्ट v1 और v2 आपने शिफ्ट कर देना है और इसी तरह 1/2 कॉमन आ जाएगा और m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास काइनेटिक एनर्जीज होंगी बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन या एक्सपेरिमेंटल लॉ हमने पढ़ा हुआ है v1 - v2 इज इक्वल टू -e × u1 - u2। याद रखिएगा v1 - v2 लिखें या v2 - v1 लिखें, बात एक ही है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी हमने पढ़ रखा है और उसके मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट लिखा हुआ है ये हमने निकालना है, दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जहन में ये रखना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट है इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा दैट विल बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस मकसद के लिए हमने क्या किया, आपके पास फ़िलहाल दो क्वेश्चंस हैं, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई 1/m1 m2 वी गेट 1 जो है क्वेश्चन 1, इसको पहले स्क्वायर करें और फिर आप m1 m2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन 3 इस तरह की बन जाएगी। पहले हमने v1 v2 होल स्क्वायर किया और e स्क्वायर क्योंकि e माइनस था तो स्क्वायर करने से वो ख़त्म हो गया, ई स्केयर इंटू u1 - u2 होल स्केयर और देन हमने m1 m2 से दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जी
आप इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस वन, इसको आपने स्क्वायर किया तो ये बोथ साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ चुकी हैं, क्वेश्चन 3 और 4 जिसमें दोनों क्वेश्चन 1 और 2 का स्क्वायर हुआ था। इन दोनों को आप ऐड कर दें, यानी कि क्वेश्चन 3 की लेफ्ट साइड में ऐड होगी, और क्वेश्चन 3 और 4 की राइट साइड और क्वेश्चन 4 की राइट साइड आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो ये देखें, लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगी और राइट साइड आपस में ऐड अप हो गई हैं। तो दिस इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसने शॉर्ट कर दी हैं। आप मुकम्मल तौर पर इनके स्क्वेयर्स ओपन करेंगे तो कुछ चीज़ें बीच में प्लस और माइनस होकर के कट सकती हैं। तो आपने ये पूरे स्टेप्स करने हैं। तो उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, m1 स्केयर v1 स्केयर प्लस m2 स्केयर v2 स्केयर प्लस m1 m2 v1 स्केयर प्लस m1 m2 v2 स्केयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब इसको आप m1 v1 प्लस m2 v2 होल स्केयर ओपन करोगे तो एक फार्मूला जो a प्लस बी होल स्केयर का है वो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो 2ab वाली टर्म आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसको जब आप ओपन करेंगे v1 माइनस v2 होल स्केयर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस सारे के अंदर भी आपके पास एक टर्म आएगी जो होगी माइनस m1 m2 v1 v2। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास इसलिए ये बच गया। राइट साइड पे आपने देखें स्क्वायर ओपन नहीं किया, फिलहाल हमने उसको इसी तरह लिखा, और ये भी स्क्वायर ओपन नहीं किया, इसको हमने फिलहाल उसी तरह लिखा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये सारी चीज़ हमने बिल्कुल सेम उस तरह लिखी, लेकिन राइट साइड पे हमने एक चीज़ अपनी तरफ से की है। ये देखें जी, ये वाली जो चीज़ है m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर माइनस m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये हमने यही जो टर्म है ये हमने अपनी तरफ से ऐड भी कर दी और अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दी, क्योंकि कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो इसको फुलफ़िल करने के लिए हमने ये दोनों चीज़ें अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे क्या हुआ, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन थी, इसमें आपने v1 वाली टर्म्स जो हैं वो आपने कॉमन लेनी है और v2 वाली टर्म्स कॉमन लेनी है। ये देखें, फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म जो है वो v1 वाली टर्म है, इसको जब आप कॉमन लेना चाहेंगे v1 तो इसके साथ m1 भी कॉमन आ जाएगा, m1 भी कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इंटू v1 आपने कॉमन ले लिया, फिर v2 स्केयर और v2 स्केयर, इन दोनों टर्म्स में से आप जब v2 आप कॉमन लेना चाहेंगे तो m2 भी कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इंटू v2 होल स्केयर। ठीक हो गया, ये टर्म एज इट इज़ लिखी, फिर ये टर्म एज इट इज़ लिखी, और फिर यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि m1 m2 ये आ गया, और इसमें ये दो टर्म्स जो हैं m1 m2, और ठीक है, इन दोनों में से आपने ये चीज़ कॉमन ली हुई है। m1 m2 ये वाली टर्म इसी तरह लिखी, ये फर्स्ट टर्म आ गई, और ये जो थर्ड टर्म है आपकी m1 m2 u1 माइनस u2 हो सकता है, ये एज इट इज़ आ गई, और ये जो टर्म है इसमें से m1 m2 कॉमन आ गया और u1 माइनस u2 भी कॉमन आ गया। जब आप m1 m2 और u1 माइनस u2 होल स्केयर कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 1 माइनस ई स्केयर। ठीक हो गया, इसके बाद जब आपने यहाँ पे v1 और v2 v1 स्केयर और v2 स्केयर कॉमन लिया था, उसके बाद आपने देखें कॉमन लेने के बाद ये जो आपके पास बाहर जो चीज़ें लिखी हैं m1 m2 m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, ये अगेन कॉमन आपके पास आ गया, तो ये दोबारा से कॉमन आ गया m1 प्लस m2, और बाकी क्या बचा m1 v1 स्केयर और m2 v2 स्केयर, ये आ गया जी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपने इसका स्केयर जो है ये ओपन करना है, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर प्लस 2m1 m2 u1 u2। वो टर्म यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे ये वाला u1 माइनस u2 होल स्केयर, तो उसमें एक टर्म आएगी माइनस m1 m2 u1 u2, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विद m1 m2 u1 स्केयर प्लस m1 m2 u2 स्केयर। ठीक हो गया, और ये सारी टर्म जो है एज इट इज़ लिखी गई है यहाँ पे। फिर राइट साइड की लेफ़्ट साइड यहाँ पे स्टॉप हो गई, राइट साइड को हमने दोबारा क्या किया जी, राइट साइड पे आप देख सकते हो m1 u1 वाली u1 स्केयर वाली टर्म इकट्ठी करनी है और u2 स्केयर वाली टर्म इकट्ठी करनी है। तो ये वाली फर्स्ट टर्म है u1 स्केयर और ये थर्ड टर्म है u1 स्केयर, तो इसमें से जब आप u1 स्केयर कॉमन लेंगे तो साथ m1 भी कॉमन आ जाएगा, तो m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू u1 स्केयर, और इसी तरह u2 वाली टर्म एक सेकंड टर्म है और ये एक
फोर्थ नंबर वाला टर्म है, इन दोनों में से आप u2 कॉमन लेंगे तो साथ m2 भी कॉमन आ जाएगा। तो m2 m1 प्लस m2 इंटू u2 स्केयर, और ये सारी टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आपने देखें लेफ़्ट साइड उसी तरह है, राइट साइड में ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आपके पास ये जो सारी फर्स्ट इक्वेशन है ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट इक्वेशन बन गई। फिर हाँ अच्छा जी, आप देख सकते हो इस पूरी ये जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, इसमें आप डिवाइड कर दें m1 प्लस m2 से, ठीक है। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे m1 m2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस m2 यहाँ से ख़त्म हो गया, m1 प्लस m2 यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई m1 प्लस m2 नहीं है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होकर के नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर आ गया जी m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर इज इक्वल टू m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर। आप देख सकते हो आस्ता आस्ता हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ये जो लिखा था फर्स्ट वन, ये लिखा था हाफ m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर, और फिर नीचे लिखा हुआ है हाफ m1 v1 स्केयर m2 v2 स्केयर। तो लिहाजा हमने ये चीज़ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आस्ता आस्ता कामयाब हो रहे हैं। अब देखें ये चीज़ बन गई और ये चीज़ भी बन गई, लेकिन इसके साथ कमी किस चीज़ की है, हाफ की। तो हाफ हमने हर एक टर्म के साथ हाफ अटैच कर देना है, यानी कि 1/2 अटैच कर देना है। 1/2 इस सारी टर्म के साथ भी लगा दिया, 1/2 इसके साथ भी लगा दिया और 1/2 इसके साथ भी लगा दिया। आप क्या करें, ये जो टर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट दोनों का डिफरेंस होगा। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, और ये सारी टर्म आपके पास राइट साइड पे एज इट इज़ आ गई। तो व्हाट इज़ दिस, तो दिस वाज द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट, क्योंकि v1 और v2 यूज़ हुए हैं, तो ये वेलोसिटीज़ होती हैं आफ्टर इम्पैक्ट। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट आ गया, और u1 और u2 बिफोर वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट होती हैं, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट आ गई। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्केयर इंटू u1 माइनस u2 होल स्केयर, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज आ गया जी, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर इम्पैक्ट माइनस बिफोर इम्पैक्ट करेंगे तो दिस वाज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ ये सारा आपके पास चेंज आ गया। तो इसका मतलब ये जो चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, बेसिकली यही तो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो सिंस देयर इज़ अ नेगेटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड पे आप नेगेटिव साइन देख सकते हो, तो नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड ई जो है वो लेस देन 1 है। ई लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि 1 माइनस ई स्केयर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि लेस देन 1 है तो 1 इज़ ग्रेटर टर्म एंड ई इज़ स्मॉलर टर्म, तो ग्रेटर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म इज़ ग्रेटर टर्म, दैट इज़ greater than 0, therefore there is loss of kinetic energy due to impact। तो माइनस साइन आपको ये बता रहा था कि ये लॉस हुआ इसमें। दस काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू इम्पैक्ट इज दिस। आपने वो नेगेटिव साइन जो है ओमिट कर देना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आपको जस्ट ये बता रहा है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। तो फिर जी व्हेन ई इज इक्वल टू 1, दैट इज़ आपको मालूम है कि E1 कब होता है, जब इलास्टिसिटी परफेक्ट होती है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू इम्पैक्ट इज 0, देन काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू इम्पैक्ट इज 0। क्योंकि हमने शुरू ऊपर पढ़ा था कि क्वेश्चन में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक नहीं होती तब तक ये लॉस रहेगा, लेकिन जब तक इनकी कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाता है तो फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस तो ये आ गया, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आखिर में लिखा हुआ है दस देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इलास्टिसिटी इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। थैंक यू।